नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत-बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए, फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास को। और जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि बाकी साथी जो नहीं जुड़ पाए हैं तो उन लोगों तक भी ये सेशन पहुंच सके और वो लोग भी जुड़ सके, उन लोगों के लिए भी ये सेशन हेल्पफुल हो सके। तो एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर जितने मेरे भाई बहन पहली बार है, तो आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम से नहीं जुड़े होंगे तो टेलीग्राम का लिंक आपको चैट बॉक्स में दिख रहा है, तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है, जहाँ पर आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स और जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास। उम्मीद है आपने ये सारे कार्य कर लिए होंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है, बिहार का एकमात्र तेल शोधक कारखाना निम्न में से किस स्थान पर है? अब ये एकमात्र तेल शोधन कारखाना है बिहार में, तो बताइएगा कहाँ पर है? बरौनी है, कटिहार है, गया है या फिर मोतिहारी है? जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? तो बिहार में अगर हम लोग बात करेंगे तो बिहार में एकमात्र जो तेल शोधक कारखाना है, तो ये कहाँ पर है? तो ये आप लोगों को बताना है। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई बहन आंसर करेंगे इस प्रश्न का, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? बिहार का एकमात्र तेल शोधन कारखाना बरौनी है, कटिहार है, गया है या फिर मोतिहारी है? क्या आंसर हो जाएगा? तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, बरौनी है। ठीक है, कहाँ पर? तो ऑप्शन संख्या क्या कर देंगे? तो ऑप्शन संख्या हम लोग ए आंसर कर देंगे, बरौनी में। ठीक है, एकमात्र तेल शोधन कारखाना है। अब जरा जल्दी से मुझे ये कमेंट करके बिहार वाले बताएंगे, बिहार वाले जितने मेरे भाई बहन हैं, बाकी भाई बहन जो है सभी लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये जो बरौनी तेल शोधन कारखाना है, तो ये कहाँ पर है? ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको मुझे बताना है कि जो ये बरौनी तेल शोधन कारखाना है, तो ये कहाँ पर स्थित है और ये बिहार का एकमात्र तेल शोधन कारखाना है। अगर यही प्रश्न यूपी के संदर्भ में आपसे बोले, यूपी में अगर आपसे पूछ ले कि कहाँ पर तेल शोधन कारखाना है, अगर आपसे यही प्रश्न यूपी के संदर्भ में बोले कि यूपी में कहाँ पर तेल शोधन कारखाना है, ऑयल रिफाइनरी है, तब आप आंसर क्या करोगे? तब आप आंसर करोगे मथुरा में। ठीक है, कहाँ पर? तो उत्तर प्रदेश में अगर आपसे पूछ ले कि ऑयल रिफाइनरी कहाँ पर है, तेल शोधनशाला कहाँ पर है, तो आप आंसर करोगे मथुरा में। ठीक है, बिहार में अगर हम लोग बात करेंगे बरौनी है, और बरौनी कहाँ पर पड़ेगा ये आप लोग मुझे बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हो गई थी। ठीक है, कितने वर्ष की जेल हुई थी आपसे ये पूछा जा रहा है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष या फिर 8 वर्ष? बताएंगे क्या हो जाएगा? तो देखिए, बाल गंगाधर तिलक के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें तो याद रखेंगे कि पत्रकारिता के लिए जेल जाने वाले ये पहले व्यक्ति थे। ठीक है, पहले व्यक्ति थे जो पत्रकारिता के लिए जिनको जेल भेजा गया। ठीक है, पत्रकारिता के लिए इनको 1908 में जेल भेज दिया गया था। और इनको जेल कहाँ पर भेजा गया? इनको मांडले जेल भेजा गया। ठीक है, कहाँ पर? तो पत्रकारिता के लिए जेल जाने वाले पहले व्यक्ति हैं और इनको मांडले जेल भेजा गया। मांडले जेल जो कि कहाँ पर है? जो कि म्यांमार में है। ठीक है, जो कि कहाँ पर है? जो कि म्यांमार में है। और इसी मांडले जेल में बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी थी। बहुत ही महत्वपूर्ण ये बुक है और ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो गीता रहस्य जो है ये बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है, जिसको इन्होंने मांडले जेल में लिखा था। मांडले जेल कहाँ पर है? तो म्यांमार में है। और पत्रकारिता के लिए जेल जाने वाले पहले व्यक्ति हैं और इनको कितने वर्ष की जेल हुई थी? तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, 6 वर्ष की जेल हुई थी। ठीक है, 1908 में इनको पत्रकारिता के लिए 6 साल की जेल हुई थी। पत्रकारिता के लिए जेल जाने वाले पहले व्यक्ति हैं। मांडले जेल इनको भेजा जाएगा जो कि म्यांमार में है और इसी जेल में इन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी है। ऑप्शन संख्या क्या करेंगे? तो बी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, आईएनए की स्थापना हुई है, बताइएगा कहाँ पर? तो आईएनए की अगर लोग बात करेंगे, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना हुई है बर्मा में, जापान में, सिंगापुर में या फिर इंग्लैंड में? चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे। देखो, आईएनए की अगर हम लोग बात करें, इंडियन नेशनल आर्मी, अगर आपसे पूछा जाए आज़ाद हिंद फौज जो है, तो इसकी इसकी स्थापना करने का या फिर आज़ाद हिंद फौज का विचार सबसे पहले किसके दिमाग में आया था? अगर आपसे पूछा जाए कि विचार किसके मन में सबसे पहले आया, तो आप आंसर करोगे मोहन सिंह। ठीक है, किसके? तो मोहन सिंह के दिमाग में सबसे पहले विचार आया था इंडियन नेशनल आर्मी का, आज़ाद हिंद फौज का। ठीक है, दूसरा, अगर आपसे पूछा जाए कि इसका गठन किसने किया, अगर आपसे पूछा जाए कि इसका गठन किसने किया, तो आप आंसर क्या करोगे? तो आप आंसर करोगे रास बिहारी बोस हैं। ठीक है, कौन है? तो रास बिहारी बोस जो है, इन्होंने क्या किया है? तो इन्होंने इसका गठन किया है। और लास्ट में इसका नेतृत्व किसने किया आपसे पूछा जाए, तो आप इसका कहेंगे इसका नेतृत्व किया है किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। तो 3 लोगों का नाम आता, आप याद रखिएगा। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज का गठन करने का सबसे पहले जो विचार है ये किसके दिमाग में आया? ये आया मोहन सिंह के दिमाग में। ठीक है, और इसका गठन किसने किया? रास बिहारी बोस ने किया। और आगे चल करके इसका नेतृत्व किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने किया। तो इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, सिंगापुर में। ठीक है, कहाँ पर? तो सिंगापुर में। क्लियर है? और यहीं से क्या हो जाएगा? यहीं से नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है वो दिल्ली चलो का नारा देंगे। ठीक है, क्या करेंगे? तो यहीं से नेताजी सुभाष चंद्र बोस
दिल्ली चलो का नारा देंगे और क्या करेंगे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, क्या करोगे, तो तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये सारी चीज़ें, दिल्ली चलो, ये सारे स्लोगन जो है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने यही सिंगापुर से कहा था। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, बताइएगा तो क्या हो जाएगा। तो आपको पता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है इसकी स्थापना कब हो रही है, तो इसकी स्थापना हो रही है 28 दिसंबर 1885 को। ठीक है, इसकी स्थापना हो रही है। और स्थापनाकर्ता में अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन है, तो ए ओ ह्यूम है। ठीक है, अलेन ऑक्टेवियन ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो रही है 28 दिसंबर 1885 को। और इसके संस्थापक कौन है, तो इसके संस्थापक है ए ओ ह्यूम। और जो इसके संस्थापक हैं उनके संदर्भ में पूछा जा रहा है कि जो ए ओ ह्यूम है तो ये कौन थे, तो रासायनिक सेवक थे, वैज्ञानिक थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे या फिर मिलिट्री कमांडर थे। इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या जगह। 28 दिसंबर 1885 को स्थापना हो रही है, ए ओ ह्यूम इसकी स्थापना कर रहे हैं। और इसकी जो पहली बैठक होगी, जो पहली बैठक होगी वो कहाँ पर, तो वो बम्बई में होगी। ठीक है, कहाँ पर होगी, तो अगर हम लोग पहली बैठक की बात करेंगे तो पहली बैठक कहाँ पर हो रही है, तो बम्बई में हो रही है। और जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं WC बनर्जी करेंगे, व्योमेश चंद्र बनर्जी करेंगे। ठीक है, पहली बैठक हो रही है कहाँ पर, बम्बई में 1885 में। ठीक, और ए ओ ह्यूम के संदर्भ में आपसे पूछा जा रहा है संस्थापक जो है ए ओ ह्यूम है, तो ये कौन थे, तो ये रासायनिक सेवक थे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो ए आंसर कर देंगे, रासायनिक सेवक थे। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, स्कॉर्बिक एसिड है, थायमिन है, साइट्रिक है या फिर टार्ट्रिक है, बताएंगे क्या हो जाएगा। तो विटामिन सी मैंने आप लोगों को ABCDE के सबका नाम मैंने आप लोगों को कराया है। ठीक है, सारे विटामिन का नाम बताया, विटामिन B1 का बताया, B2 का बताया, B5 का बताया, B6 का बताया, B12 का बताया, सारे विटामिन के नाम मैंने आप लोगों को बताया। अगर आपने पिछले सेशंस देखे होंगे तो आपको पता होगा। ठीक है, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो विटामिन सी के हम लोग बात करें, रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, स्कॉर्बिक एसिड कर दोगे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और ये विटामिन सी जो है ये आपको कहाँ पर, तो ये खट्टे फलों में आपको मिलता है। ठीक है, खट्टे फल जैसे नींबू हो गया, ठीक है, नींबू हो गया। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें आंवला हो गया, ठीक है, तो इन सब में जो है खट्टे फलों में आपको विटामिन सी देखने को मिलता है। बी और सी के ध्यान रखना है, बी और सी जो होते हैं तो ये क्या होते हैं, ये जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, तो विटामिन बी और सी अगर हम लोग बात करेंगे तो ये जल में घुलनशील होते हैं। साथ ही साथ याद रखेंगे विटामिन सी जो है ये दांतों से संबंधित समस्याओं को दूर करने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, दांतों से संबंधित समस्याओं को दूर करने में विटामिन सी जो है वो हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए आंसर कर देंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। निम्न में से किस में कार्बन नहीं है, बताएंगे क्या हो जाएगा, तो किस में कार्बन नहीं है। जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़े हैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि बाकी साथियों तक भी ये सेशन पहुंच सके, उनके लिए भी हेल्पफुल हो सके, वो लोग भी इस सेशन के साथ जुड़ सकें। और जितने मेरे भाई बहन पहली बार हैं तो आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जितने मेरे भाई बहन टेलीग्राम चलाते हैं और टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम का लिंक आपको दिख रहा है, तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। जो लोग टेलीग्राम नहीं चलाते हैं, अगर व्हाट्सअप से जुड़ना चाहते हैं तो ये नंबर है, इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो, तो आपको पर्सनली नोटिफिकेशन और बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहेंगी। ठीक है, तो ये सारे काम आप लोग कर लीजिए। बताइएगा क्या हो जाएगा, किसमें कार्बन नहीं है, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या डी। कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें कार्बन ना हो। हीरे में भी होता है, ग्रेफाइट में भी होता है, कोयले में भी होता है। ऑप्शन संख्या क्या कर देंगे, तो डी आंसर कर देंगे। इनमें से कोई ऐसा नहीं है जिसमें कार्बन ना हो। ठीक है, सब के सब में कार्बन होता है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भूपर्वती में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, ये बड़ा अच्छा सा महत्वपूर्ण सा प्रश्न, बताएंगे क्या हो जाएगा। भूपर्वती में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, क्या हो जाएगा, तो ऑक्सीजन हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा, मैग्नीज हो जाएगा या फिर सिलिकॉन हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा। भूपर्वती में अगर हम लोग बात करेंगे सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा हो जाएगा, क्या आंसर कर दोगे, इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑक्सीजन कर दोगे। ऑप्शन संख्या ए। जितने मेरे भाई बहन आंसर कर रहे हैं बिल्कुल एकदम करेक्ट होगा। सबसे ज्यादा मात्रा में क्या हो जाएगा, तो ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दीजिएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है, बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न कई बार आपसे पूछा गया। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है, बताएंगे क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई बहन आंसर करेंगे, बताइएगा क्या हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है, क्या आंसर करोगे, चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करेंगे तो ऑप्शन संख्या क्या कर देंगे, तो बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन संख्या बी आंसर हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी आंसर करेंगे। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, तो किसकी मात्रा, स्टील को कठोर बनाने के लिए अगर हम लोग बात करें तो स्टील को कठोर बनाने के लिए किसकी मात्रा को बढ़ाया जाता है, कार्बन की मात्रा को, मैग्नीज की मात्रा को, सिलिकॉन की मात्रा को या फिर क्रोमियम की मात्रा को, बताएंगे क्या हो जाएगा।
तो अगर हम लोग बात करें स्टील को कठोर बनाने के लिए, कठोरता प्रदान करने के लिए हम लोग किसकी मात्रा को बढ़ाएंगे? कार्बन, मैग्नीज, सिलिकॉन या फिर क्रोमियम। क्या आंसर हो जाएगा? तो आंसर कर देंगे किसको? ऑप्शन संख्या डी आंसर कर देंगे, क्रोमियम की मात्रा को बढ़ाते हैं। साथ ही साथ आप याद रखिएगा, जंग रहित लोहे को जंग रहित बनाने के लिए भी हम लोग क्रोमियम का ही इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो डी आंसर कर देंगे। ठीक है, क्या आ जाएगा? ऑप्शन संख्या डी आंसर कर देंगे। ठीक, आगे बढ़ेंगे। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, तो बताइएगा क्या हो जाएगा? तो आमतौर पर हम लोग बात करेंगे तो भारत के प्रधानमंत्री संसद के सदस्य नहीं होते हैं, लोकसभा के सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्य होते हैं, या फिर दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। तो क्या हो जाएगा बताइएगा? अगर हम लोग बात करेंगे तो आमतौर पर हम लोग बात करेंगे तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, तो क्या हो जाएगा? कौन सा विकल्प सत्य हो जाएगा? बताइएगा इस प्रश्न का आंसर। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा? आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, संसद के सदस्य नहीं होते हैं, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के या फिर दोनों सदनों के। तो आमतौर पर हम लोग बात करेंगे तो भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य होते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं कि लोकसभा के सदस्य हों। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि प्रधानमंत्री जो होते हैं वो राज्यसभा से भी चुन लिए जाते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें, इंदिरा गांधी जी है, नरसिम्हा राव है, मनमोहन सिंह है, तो ये कुछ ऐसे प्रधानमंत्री जो राज्यसभा के सदस्य थे। लेकिन ज्यादातर अगर हम लोग बात करेंगे, आमतौर पर अगर हम लोग बात करेंगे तो जो प्रधानमंत्री होते हैं लोकसभा के ही सदस्य होते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है, ठीक है, कि हमेशा लोकसभा से ही होंगे। कुछ ऐसे भी प्रधानमंत्री हैं, जैसे कौन कौन है? जैसे इंदिरा गांधी जी की बात कर लें, इंदिरा गांधी जी हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात कर लें, नरसिम्हा राव है। ठीक है, कौन है? तो नरसिम्हा राव है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे कौन है, और कौन है? नरसिम्हा राव में थोड़ा कंफ्यूजन, नरसिम्हा राव नहीं, एच.डी. देवगौड़ा होनी चाहिए। ठीक है, नरसिम्हा राव को छोड़ दो, यहाँ पर मुझे कंफ्यूजन है तो इनको नहीं करेंगे। इंदिरा गांधी हो गए, मनमोहन सिंह हो गए। ठीक है, कौन है? इंदिरा गांधी है और मनमोहन सिंह है। तो इन दोनों लोगों का नाम याद रखिए, नरसिम्हा राव का मत याद रखिए, क्योंकि उनमें थोड़ा सा डाउट है। ठीक है, डाउट है तो छोड़ दो उनको। ठीक है, तो इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, ये कुछ ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो क्या हो रहे हैं, जो राज्यसभा से चुने जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन आमतौर पर हम लोग बात करेंगे या ज्यादातर हम लोग देखेंगे तो जो प्रधानमंत्री होते हैं लोकसभा से ही चुने जाते हैं। तो ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है, बताइएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे तो लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल आप कहोगे 5 वर्ष होता है, तो 5 वर्ष से पहले भी लोकसभा को भंग किया जा सकता है। कैसे भंग किया जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा स्वविवेक से, प्रधानमंत्री के द्वारा स्वविवेक से, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा स्वविवेक से, या फिर प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। क्या हो जाएगा? लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन 5 साल से पहले भी लोकसभा को भंग किया जा सकता है। कैसे किया जाएगा, यही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। क्या आंसर करेंगे? राष्ट्रपति के स्वविवेक से, प्रधानमंत्री के स्वविवेक से, लोकसभा अध्यक्ष के स्वविवेक से, या फिर प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। ठीक है, क्या जाएगा? तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा 5 साल से पहले भी कभी भी लोकसभा को भंग किया जा सकता है। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर देंगे। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 1991 की नई आर्थिक नीति का लक्ष्य क्या था? ठीक है, तो 19 यहाँ से देखो कई सारे प्रश्न बन जाते हैं। अगर आपसे पूछ ले नई आर्थिक नीति जो है तो इसका समय क्या है? तो इसका समय आप कहोगे 1991-92 है। ठीक है, क्या है? तो 1991 से लेकर के 92 का जो समय है, ठीक है, 1991 से 92 का जो समय है ये क्या है? तो ये नई आर्थिक नीति का समय माना जाता है। और इस दौरान अगर आपसे पूछ ले कि प्रधानमंत्री कौन थे, तो आप आंसर करोगे कौन है? तो नरसिम्हा राव है। ठीक है, कौन है? तो इस समय जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? तो वो नरसिम्हा राव थे। ठीक है, और याद रखिएगा नरसिम्हा राव जी को भी क्या किया गया? भारत रत्न भी दिया गया। ठीक है, क्या किया गया? भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इस समय अगर आपसे पूछा जाए कि वित्त मंत्री कौन थे जब नई आर्थिक नीति भारत में लागू की गई, उस समय वित्त मंत्री कौन थे? तो आप आंसर करोगे किसको? मनमोहन सिंह जी को। ठीक है, कौन है? तो मनमोहन सिंह जी जो हैं, जो कि बाद में भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं, वो इस समय क्या थे? तो वो इस समय, ठीक है, वित्त मंत्री थे। प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव। ठीक है, इन्हीं के समय में नई आर्थिक नीति आएगी। नई आर्थिक नीति का समय है 1991 से 92। और नई आर्थिक नीति में अब क्या है? तो आप देखोगे उदारीकरण है, लिबरलाइजेशन, ठीक है, निजीकरण है, प्राइवेटाइजेशन, और भूमंडलीकरण है, वैश्वीकरण है, ग्लोबलाइजेशन। तो एलपीजी फुल फॉर्म भी आपसे पूछा गया, एलपीजी का फुल फॉर्म भी पूछा गया। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण, तो ये तीनों चीजें। तो आंसर क्या कर देंगे? ऑप्शन संख्या डी आंसर कर देंगे। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार। क्या हो जाएगा? तो सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन कौन करता है? ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। भारत में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन कौन करता है? क्या आंसर कर देंगे? तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन कौन करता है? तो आप आंसर कर दोगे उत्तर प्रदेश। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा कर है जो केंद्र सरकार के द्वारा नहीं लगाया जाता? ठीक है, क्या हो रहा है? आपसे पूछ रहा है, नहीं कह रहा है। ठीक है, केंद्र सरकार
नहीं लगाती, बताइएगा कौन सा कर है जो केंद्र सरकार नहीं लगाती? आय कर, भूमि कर, सीमा शुल्क या फिर उत्पाद शुल्क? क्या हो जाएगा बताइएगा? तो कौन सा कर है जो केंद्र सरकार नहीं लगाती? जितने मेरे भाई बहन जुड़े हैं, बाद में जितने लोग जुड़े हैं या जितने लोग पहले जुड़े हैं और जितने लोगों ने सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया, तो आप लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, ताकि जब भी हम लोग लाइव आए नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम से जुड़ जाइए। ठीक है, और जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग कमेंट किया कीजिए, सभी लोग आंसर किया कीजिए। मुझे लगता है जितने मेरे भाई बहन जुड़ते हैं ना, सभी लोग आंसर नहीं करते, कुछ लोग चुपचाप सिर्फ देखते रहते हैं। तो ऐसा मत कीजिए, सभी लोग आंसर कीजिए। आंसर देने से क्या होता है कि वो जो क्वेश्चन है या फिर जो आंसर्स हैं वो ज़्यादा देर तक आपके दिमाग में बने रहते हैं और लंबे समय तक चीज़ें आपको याद रहती हैं। तो आप कमेंट जरूर किया कीजिए। गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, कोई बात नहीं, उससे डरने की जरूरत नहीं है। आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा? भू राजस्व। भू राजस्व जो है तो ये क्या हो जाएगा? तो ये राज्य सरकार के द्वारा लगाया था। ठीक है, किसके द्वारा? तो भू राजस्व अगर हम लोग बात करेंगे तो ये राज्य सरकार के द्वारा लगाया था, केंद्र सरकार ने। ठीक है, ऑप्शन संख्या बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। बिहार बंगाल से अलग कब हुआ है? 1910 में, 1912 में, 1921 में या फिर 1947 में? बताइएगा क्या जाएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे तो 22 मार्च, ठीक है, 22 मार्च को बिहार का स्थापना दिवस मनाया था। 22 मार्च 1912 को बिहार जो है वो बंगाल से अलग हुआ है। और जरा आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ, बिहार वाले जरा कमेंट करके बताओ, मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस कराए भी हैं। जरा आप लोग बताओ 2025 में बिहार ने अपना कौन सा स्थापना वर्ष मनाया? ठीक है, 2025 में बिहार ने अपना कौन सा स्थापना वर्ष मनाया? जरा जल्दी से बताइएगा। 22 मार्च को बिहार की स्थापना हो रही है, 22 मार्च 1912 को। तो 2025 में बिहार ने अपना कौन सा स्थापना वर्ष मनाया, ये जरा मुझे बताइएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे। 1912 में बिहार जो है ये अलग हो रहा है, किससे? बंगाल से। ऑप्शन संख्या बी आंसर करेंगे और 22 मार्च को बिहार का स्थापना दिवस मनाते हैं। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, बिहार से लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी? देखो ये पहले का प्रश्न है। ठीक है, ये पहले का प्रश्न है। अगर हम लोग वर्तमान में बात करें, ठीक है, क्या कर लें, अगर हम लोग वर्तमान में बात करें तो बिहार में लोकसभा की जो सीटें हैं तो उनकी संख्या कितनी हो गई है? अगर आपसे बिहार में वर्तमान में लोकसभा की सीटों की क्या कर ले, वर्तमान में आपसे लोकसभा की सीटों की संख्या पूछ ले, तो आप आंसर क्या करोगे? तो आप आंसर कर दोगे 40 है। ठीक है, कितनी है? तो आप आंसर कर दोगे बिहार से लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो आप आंसर कर दोगे 40। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। बंगाल विभाजन से जुड़े भारत के वायसराय का नाम बताइए, तो क्या हो जाएगा? तो बंगाल विभाजन जब हो रहा है तो उस समय भारत के वायसराय कौन है? देखो बंगाल विभाजन जो है तो इसकी घोषणा कब हुई थी? तो बंगाल विभाजन जो है तो इसकी घोषणा कब हुई थी? तो घोषणा आप कहोगे कब हुई है? तो घोषणा आप कहोगे 19 जुलाई 1905 को। ठीक है, कब? तो 19 जुलाई 1905 को क्या हो रहा है? 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हो रही है। और ये लागू कब हो रहा है? तो बंगाल विभाजन जो है ये लागू हो रहा है कब? तो लागू हो रहा है 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, कब? तो 16 अक्टूबर 1905 को क्या हो रहा है? लागू हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? तो अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो रहा है, तो 16 अक्टूबर 1905 को लागू हो रहा है। ठीक है, घोषणा कब हुई है? तो घोषणा हुई है 19 जुलाई 1905 को। ठीक है, किसके समय में? तो आंसर क्या कर देंगे? तो आंसर कर देंगे लॉर्ड कर्जन के समय में। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो बी आंसर हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन का समय क्या है? तो लॉर्ड कर्जन का समय है 1899 से लेकर के 1905 का, और इनके समय को आयोगों का काल कहा जाता है। ठीक है, ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया, कौन सा गवर्नर जनरल है जिसके समय को आयोगों का काल कहा जाता था? आप आंसर क्या करेंगे? तो कर्जन कर देंगे। ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। क्लियर है? वंदे मातरम गीत लिखा गया तो किसके द्वारा लिखा गया? बताइएगा। वंदे मातरम गीत रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, नव गोपाल मित्रा के द्वारा, या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, या फिर गिरीश चंद्र घोष के द्वारा? वंदे मातरम गीत को लिखा गया है किसके द्वारा लिखा गया? तो आपको बताया वंदे मातरम जो गीत है ये कहाँ पर है? तो ये आनंद मठ में। ठीक है, कहाँ पर? तो अगर हम लोग वंदे मातरम गीत की बात करेंगे तो ये कहाँ पर है? तो ये आनंद मठ में। और आनंद मठ के जो लेखक हैं वो कौन है? तो आप आंसर कर दोगे बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। साथ ही साथ आपको याद रखना आनंद मठ जो है तो इसमें सन्यासी विद्रोह का भी उल्लेख है। ठीक है, किसका? तो आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। और सबसे पहले जो ये राष्ट्रगीत, जो ये हमारा राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, वंदे मातरम क्या है? तो हमारा राष्ट्रगीत है। ठीक है, और इस राष्ट्रगीत को सबसे पहले कब गाया गया था? तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, कहाँ पर? तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले इस राष्ट्रगीत को गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? जिसकी अध्यक्षता की थी रहीमतुल्लाह सयानी ने। तो वंदे मातरम गीत लिखा है किसके द्वारा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य प्रस्तुत किया गया, बताइएगा पूर्ण स्वराज का लक्ष्य किस वर्ष पारित किया गया? क्या आंसर करेंगे?
पूर्ण स्वराज का लक्ष्य किस वर्ष पारित किया गया? 1919 में, 1929 में, 1939 में या फिर 1942 में? क्या हो जाएगा? तो पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य पहली बार लाहौर अधिवेशन में प्रस्तुत किया गया है, जिसकी अध्यक्षता किसने की है? जिसकी अध्यक्षता की है जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, किसने? तो जवाहरलाल नेहरू ने इस लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस के इस लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की है, जिसमें पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई। और ये अधिवेशन कब हो रहा है? तो 1929 में, 1929 का लाहौर अधिवेशन। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन संख्या बी आंसर कर देंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक कौन है? बताएंगे क्या हो जाएगा? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कहें या फिर आर्मी कहें, तो बताइएगा क्या हो जाएगा? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी या फिर कहिए एसोसिएशन। तो इसके संस्थापक कौन है? आपसे ये पूछ रहा है। देखो, इसकी स्थापना जो है ये हो रही है 1928 में। ठीक है, कहाँ पर हो रही है? तो फिरोज शाह कोटला में हो रही है। ठीक है, कहाँ पर? तो अगर हम लोग बात करेंगे तो फिरोज शाह कोटला में। ठीक है, फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हो रही है। ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हो रही है? 1928 में हो रही है, फिरोज शाह कोटला में। और इसके जो संस्थापक है वो कौन है? तो आप आंसर करोगे भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, किसको करोगे? तो आप आंसर कर दोगे भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद को। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो बी आंसर कर देंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो ये बात किसने कही थी? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा। ठीक है, तो ये देखो, ये जो बात है, ये जो स्लोगन है, तो ये कहा गया था कब? ये कहा गया था 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, कहाँ पर कहा गया था? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कहा गया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता की है अंबिका चरण मजूमदार ने। ठीक है, किसने? तो अंबिका चरण मजूमदार जो हैं, इन्होंने 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और इसी अधिवेशन में अगर हम लोग बात करेंगे 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार कर रहे हैं, 1916 के लखनऊ अधिवेशन। इसी अधिवेशन में अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या होगा? दो काम हो रहा है। एक क्या होगा? एक तो ये होगा कि नरम दल और गरम दल एक हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो रहा है? तो एक काम तो ये होगा कि नरम दल गरम दल एक हो जाएंगे। दूसरा काम क्या होगा? दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे तो इसी अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो रहा है। 1916 का लखनऊ अधिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस अधिवेशन में कांग्रेस और के नरम दल गरम दल में समझौता हो रहा है, साथ ही साथ कांग्रेस और मुस्लिम लीग में भी समझौता हो रहा है। इस 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे हैं अंबिका चरण मजूमदार। और इसी अधिवेशन में याद रखिएगा गांधी जी से क्या होगा? इसी अधिवेशन में हम लोग बात करेंगे तो गांधी जी से राजकुमार शुक्ल भी मिलेंगे। ठीक है, क्या होंगे? तो इसी अधिवेशन में गांधी जी से राजकुमार शुक्ल मिलेंगे और कहेंगे बापू चलिए चंपारण में बड़ी समस्या है। ठीक है, तो गांधी जी क्या होंगे? गांधी जी से राजकुमार शुक्ल मिलेंगे इसी 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। और किसने कहा था? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया, बताइएगा। तो मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग कब की है? देखो, मुस्लिम लीग की अगर हम लोग बात करें तो मुस्लिम लीग जो है तो इसकी स्थापना कब हो रही है? तो इसकी स्थापना हो रही है 1906 में। कहाँ पर हो रही है? ढाका में हो रही है। कौन कर रहे हैं? तो ढाका के नवाब हैं सलीमुल्लाह खां। ठीक है, कौन है? तो सलीमुल्लाह खां है। ठीक है, सलीमुल्लाह खां जो है तो ये ढाका के नवाब थे और इन्होंने क्या किया? 1906 में इन्हीं के घर पर मुस्लिम लीग की स्थापना होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ से आपसे मुस्लिम लीग की स्थापना नहीं पूछ रहा, आपसे पूछ रहा है पाकिस्तान की स्थापना। तो पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला जो प्रस्ताव है ये पास किया गया था 1940 के लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, कहाँ पर? तो 1940 के लाहौर अधिवेशन, मुस्लिम लीग के 1940 के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग को प्रस्तुत किया गया था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी मोहम्मद अली जिन्ना ने। ठीक है, किसने? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, 1940 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। और इसी अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचांग के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया। सबसे पहले तो आपसे ये पूछा जाता है कि जो सांप्रदायिक पंचांग है ये किस वर्ष आया था? तो आपको याद रखना है जो सांप्रदायिक पंचांग है ये आया है 1932 में। ठीक है, कब आया? तो सांप्रदायिक पंचांग आया है 1932 में। ठीक है, इस सांप्रदायिक पंचांग को हम लोग और क्या करते हैं? इस सांप्रदायिक पंचांग को हम लोग कम्युनल अवार्ड भी कहते हैं। और ये किसने प्रस्तुत किया था? तो ये प्रस्तुत किया है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने। ठीक है, 1932 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं रैमजे मैकडोनाल्ड और इन्होंने एक सांप्रदायिक पंचांग प्रस्तुत किया था
और किसके लिए प्रस्तुत किया था? मुस्लिमों के लिए प्रस्तुत किया था, भारतीय ईसाइयों के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए या फिर अछूतों के लिए। तो क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर कर देंगे हम लोग ऑप्शन संख्या डी, जो दलित वर्ग के जो लोग हैं, जो SC ST कैटेगरी के लोग हैं, जिन्हें अछूत समझा जाता था, उनके लिए सांप्रदायिक पंचांग या फिर पृथक निर्वाचन प्रणाली को प्रस्तुत किया था ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने। और इसी के विरोध में गांधी जी क्या करते हैं? गांधी जी नाराज हो जाते हैं। गांधी जी कहते हैं कि दलितों को, जो दलित वर्ग के लोग हैं, उनको हिंदू समाज से अलग करने का प्रयास हो रहा है। और इसी के खिलाफ क्या हो जाएगा? गांधी जी आमरण अनशन शुरू कर देंगे। और उसके बाद आपको पता है कि सितंबर 1932 में क्या होगा? तो 1932 में पूना पैक्ट होगा या फिर पूना समझौता होगा, किसके बीच? गांधी और अंबेडकर के बीच। इसी रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचांग के विरोध में गांधी जी आमरण अनशन शुरू कर देंगे, जिसके बाद 1932 में, सितंबर 1932 में पूना समझौता होगा गांधी और अंबेडकर के बीच। ठीक है, याद रखिएगा, गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त किया, बताइएगा क्या समाप्त किया? भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त किया है, तो क्या समाप्त किया? आपसे ये पूछ रहा है, बताइएगा। प्रांतीय स्वायत्ता को समाप्त किया, प्रांतीय द्वैत शासन को समाप्त किया, भारत की संघीय संरचना को समाप्त किया, या फिर जिम्मेदार केंद्रीय सरकार को समाप्त किया? भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त किया, क्या समाप्त किया? प्रांतीय स्वायत्ता को, प्रांतीय द्वैत शासन व्यवस्था को, भारत की संघीय संरचना को, या फिर जिम्मेदार केंद्रीय सरकार को? बताएंगे क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या क्या करोगे? तो बी आंसर करोगे, प्रांतीय द्वैत शासन व्यवस्था को। अब ये कैसे किया? देखो, जो 1919 का एक्ट आया था, तो 1919 के एक्ट के द्वारा क्या किया गया था? 1919 के एक्ट के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया था। ठीक है, क्या किया गया? तो 1919 के एक्ट के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया। और जब 1935 का एक्ट आया, तो 1935 के एक्ट से क्या किया गया? जो ये प्रांतों में द्वैत शासन है, इसको प्रांतों में समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन लगा दिया गया। ठीक है, क्या किया गया? तो 1935 के एक्ट से प्रांतों में जो द्वैत शासन लागू था, उसको प्रांतों में से समाप्त करके कहाँ पर? केंद्र में द्वैत शासन को लागू कर दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा, 1919 के एक्ट से क्या किया गया? 1919 के एक्ट से प्रांतों में द्वैत शासन लागू था, जिसको 1935 के एक्ट से क्या किया गया? 1935 के एक्ट से समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन लगा दिया गया। तो आपसे यहाँ क्या कह रहा है? समाप्त करने की बात, तो प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। स्वराज आम जनता की होना चाहिए, ना कि केवल विशेष वर्गों के लिए। ये बात किसने कही, बताएगा? तो स्वराज जो है वो आम जनता के लिए होना चाहिए, ना कि केवल विशेष वर्गों के लिए। ये बात किसने कही है? CR दास ने, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने, मोतीलाल नेहरू ने, या फिर गोपीनाथ साहा ने? इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? स्वराज जो है वो आम जनता के लिए होना चाहिए, ना कि विशेष वर्गों के लिए। किसने कहा है? तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, CR दास ने कहा है। और ये वही CR दास हैं जिन्होंने क्या किया? जिन्होंने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की है। ठीक है, क्या किया? तो ये वही CR दास हैं जिन्होंने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की है। किसके साथ मिलकर? तो मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर के। ठीक है, किसके? तो मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर के CR दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की। ऑप्शन संख्या क्या करेंगे? तो ए आंसर कर देंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। आजाद हिंद फौज के निर्माण की घोषणा कब की गई? देखो, दो प्रश्न बनते हैं। आपसे पूछा जाए आजाद हिंद फौज सरकार के, आजाद हिंद फौज जो है, या फिर आजाद हिंद जो सरकार, इसके निर्माण की घोषणा कब की गई? या फिर इसी प्रश्न को घुमा के आपसे पूछा जा सकता है कि सुभाष चंद्र बोस जो है, इसी प्रश्न को दूसरे शब्दों में पूछा जा सकता है कि सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की घोषणा कब की? अब ये दोनों प्रश्न पूछा जाए, आंसर एक ही होगा। ठीक है, क्या होगा? तो आंसर जो है वो आपका वो एक ही होगा। आपसे ये पूछा जाए कि सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की घोषणा कब की, या फिर आपसे पूछ ले आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा कब की। और ये प्रश्न पूछा गया कि सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की घोषणा कब की थी, कहाँ से की थी? तो घोषणा की है इन्होंने सिंगापुर से। ठीक है, कहाँ से? तो इन्होंने घोषणा की है सिंगापुर से। ठीक है, सिंगापुर में इन्होंने घोषणा की है, और वहीं से दिल्ली चलो का नारा दिया। और कब? तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या सी, 21 अक्टूबर 1943 को। ठीक है, क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर देंगे, 21 अक्टूबर 1943 को। ठीक है, चलो क्लियर है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, चंपारण आंदोलन में कौन संबंधित नहीं था? देखो, अगर हम लोग बात करें गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह है, ठीक है, गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह है वो चंपारण सत्याग्रह है। गांधी जी का पहला जो सत्याग्रह है वो चंपारण सत्याग्रह है 1917 में। ठीक है, किसके बुलाने पर गांधी जी यहाँ पर पहुंचे हैं? तो आंसर करोगे राजकुमार शुक्ल के। ठीक है, किसके? तो राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर गांधी जी यहाँ पहुंचे हैं। राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर 1917 में
राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर गांधी जी चंपारण पहुंचे हैं और चंपारण आंदोलन गांधी जी का पहला सत्याग्रह है और इसमें गांधी जी के साथ कौन नहीं था, आपसे ये पूछ रहा है। राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, अनुग्रह नारायण सिन्हा नहीं थे, जेबी कृपलानी नहीं थे, या फिर जयप्रकाश नारायण नहीं थे। कौन नहीं था बताइएगा। तो चंपारण आंदोलन के में कौन संबंधित नहीं था गांधी जी के साथ, कौन नहीं थे, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या डी, जयप्रकाश नारायण नहीं थे। कौन नहीं थे, तो जयप्रकाश नारायण नहीं थे, याद रखिएगा। बाकी सभी लोग थे, राजेंद्र प्रसाद भी थे, अनुग्रह नारायण सिन्हा भी थे, जेबी कृपलानी भी थे, राजकुमार शुक्ल भी थे, ठीक है, बहुत सारे लोग थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये नहीं थे, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, स्वामी सहजानंद का संबंध किससे, बताएंगे क्या जाएगा। तो स्वामी सहजानंद का संबंध किसे, बिहार के जनजातीय आंदोलनों से, बिहार के जातीय आंदोलनों से, बिहार के किसान आंदोलनों से, या फिर बिहार के मजदूर आंदोलनों के साथ। स्वामी सहजानंद का संबंध किससे, बताएंगे क्या हो जाएगा। जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़े हैं, तो आप लोगों से निवेदन है कि सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो में लास्ट तक बने रहा करिए, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों को करा रहा हूँ और यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनने की संभावना है, तो लास्ट तक जरूर बने रहिए, ठीक है। बताएंगे क्या हो जाएगा। तो स्वामी सहजानंद का संबंध किससे, क्या आंसर कर देंगे, तो आंसर कर देंगे बिहार के किसान आंदोलनों से, ठीक है। किससे, स्वामी सहजानंद का संबंध किससे है, तो आंसर कर दोगे बिहार के किसान आंदोलनों से, ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध एक आंदोलन किसका हिस्सा था। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध एक आंदोलन शुरू किया गया था और ये जो आंदोलन शुरू किया गया ये किस आंदोलन का हिस्सा है, असहयोग आंदोलन का, सविनय आंदोलन का, भारत छोड़ो आंदोलन का, खिलाफत आंदोलन का। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध एक आंदोलन प्रारंभ किया गया और यह आंदोलन किस आंदोलन का एक हिस्सा था, असहयोग आंदोलन, सविनय आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर खिलाफत आंदोलन। क्या आंसर हो जाएगा, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, असहयोग आंदोलन, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, असहयोग आंदोलन, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। बिहार में दामोदर नदी प्रवाहित होती है, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो बिहार में दामोदर नदी जो है, तो दामोदर जो है, तो पहले झारखंड जो है वो बिहार का हिस्सा था, ठीक है। पहले अगर हम लोग बात करें तो झारखंड जो है, झारखंड 15 नवंबर 2000 को, ठीक है, कब, तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड जो है वो बिहार से अलग हो गया, ठीक है। क्या हो गया, तो अगर हम लोग बात करेंगे 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हो गया, ठीक है। नहीं तो पहले झारखंड बिहार में ही था, तो उस समय अगर हम लोग बात करेंगे जब झारखंड बिहार में ही था तो उस समय दामोदर नदी बहती थी। तो दामोदर नदी जो है एक कृष्ण प्रदेश से, एक भ्रंश घाटी से, एक कछारी घाटी से, या फिर इनमें से कोई नहीं, क्या हो जाएगा। तो आपको पता है जो दामोदर नदी अगर हम लोग बात करें तो मैंने आप लोगों को बताया 3 नदियां हैं, कौन कौन सी, तो नर्मदा है, ताप्ती है और दामोदर है। तो ये भारत की 3 नदियां हैं जो क्या होती हैं, जो रिफ्ट वैली, दरार घाटी, भ्रंश घाटी से होकर के बहती हैं, ठीक है। क्या होती हैं, तो ये 3 नदियां हैं जो रिफ्ट वैली, दरार घाटी, भ्रंश घाटी से होकर के बहती हैं, नर्मदा, ताप्ती और दामोदर। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो बी आंसर कर देंगे, क्लियर है। चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, मूरी जाना जाता है, बताइएगा। तो मूरी अगर हम लोग बात करेंगे तो ये किसके लिए जाना था, मूरी अगर हम लोग बात करें तो ये झारखंड में, ठीक है। कहाँ पर है, मूरी अगर हम लोग क्षेत्र की बात करेंगे तो ये कहाँ पर है, तो ये झारखंड में, मूरी क्षेत्र झारखंड में। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, क्या हो जाएगा, तो बाक्साइड के लिए, एल्यूमिनियम के लिए, अल्कोहल के लिए, या फिर स्पंज लॉ प्लांट के लिए, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो मूरी जाना जाता है, मूरी प्रसिद्ध है किसके लिए, तो झारखंड में है, बाक्साइड के लिए प्रसिद्ध है, एल्यूमिनियम के लिए प्रसिद्ध है, अल्कोहल के लिए प्रसिद्ध है, या फिर लॉ प्लांट के लिए। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, तो करेक्ट आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, एल्यूमिनियम प्लांट के लिए, ठीक है। मोरी किसके लिए, तो एल्यूमिनियम प्लांट के लिए फेमस है, ठीक है। कहाँ पर है, तो वर्तमान में झारखंड में। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है कहाँ पर, जिनेवा में, हेग में, लंदन में, पेरिस में, कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसकी स्थापना कब हो रही है, तो इसकी स्थापना हो रही है 1946 में, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या अगर आपसे बोले कि संख्या कितनी होती है, तो संख्या आप कहोगे 15 होती है। अगर आपसे बोले कि न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है, तो कार्यकाल आप क्या कहोगे, तो कार्यकाल आप कहोगे 9 वर्ष होता है, ठीक है। कितना होता है, 9 वर्ष होता है। और अगर आपसे पहले भारतीय पूछ ले, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय आपसे पूछ ले, पहले भारतीय कौन है, तो आप आंसर क्या करोगे, तो आप आंसर करोगे नगेंद्र सिंह है, ठीक है। कौन है, तो नगेंद्र सिंह जो है ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1946 में हो रही है। न्यायाधीशों की संख्या 15 है, कार्यकाल की बात करेंगे 9 वर्ष है और इसका हेडक्वार्टर आपको वहाँ पर द हेग में देखने को मिलेगा। ऑप्शन संख्या क्या करेंगे, तो बी आंसर कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दक्षिण अफ्रीका में किसने रंग भेद नीति के विरुद्ध लंबा संघर्ष किया, बताइएगा क्या जाएगा। तो दक्षिण अफ्रीका में अगर हम लोग बात करेंगे तो काले गोरों की जो लेकर के जो रंग भेद होता है तो उसके खिलाफ अगर हम लोग बात करेंगे तो लंबा संघर्ष किसने किया है, क्या आंसर करेंगे। कैनेथ कोंडा होंगे, इदी अमीन होंगे, यासिर अराफत होंगे या नेल्सन मंडेला हो जाएंगे, क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर करेंगे। और यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा गया है
यहाँ से प्रश्न आपसे लास्ट ईयर पूछा गया है कि कौन है जिसको अफ्रीकन गांधी के रूप में जानते हैं। ठीक है, कौन हो जाएगा, कौन ऐसा है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है लास्ट ईयर कि कौन ऐसा है जिसको अफ्रीकन गांधी के रूप में जानते हैं। तो आप आंसर कर दोगे नेल्सन मंडेला है। ठीक है, कौन है, नेल्सन मंडेला है। इनकी एक बुक है, बुक का नाम याद रखेंगे, बुक बहुत ही महत्वपूर्ण है, और बुक का नाम क्या है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, क्या है, इनकी एक बुक है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और याद रखेंगे नेल्सन मंडेला को अफ्रीकन गांधी के रूप में जानते हैं, और इनको 1990 में भारत रत्न दिया गया। ठीक है, नेल्सन मंडेला को क्या किया गया, तो 1990 में भारत रत्न दिया गया नेल्सन मंडेला को। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इनकी बुक है। अफ्रीकन गांधी के रूप में जानते हैं, जाना जाता है इनको, और रंग भेद नीति के विरुद्ध इन्होंने लंबा संघर्ष किया। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो डी आंसर कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। अच्छा, ये प्रश्न फिर से आ गया। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो कहाँ पर, तो वो द हेग में स्थित है। ठीक है, कहाँ है, द हेग नीदरलैंड में स्थित है। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्राय किसकी सलाह पर राष्ट्रपति शासन लागू होता है। अगर हम लोग बात करें राष्ट्रपति शासन, देखो राष्ट्रपति शासन जो है तो ये अनुच्छेद 356 में है। ठीक है, कहाँ पर, तो राष्ट्रपति शासन कहाँ पर है, तो अनुच्छेद 356 में। और किसकी सलाह पर राष्ट्रपति शासन लगता है, मुख्यमंत्री, लेजिस्लेटिव असेंबली, गवर्नर या फिर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। क्या हो जाएगा, तो अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन है, और राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू होता है। क्या आंसर करोगे, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, गवर्नर। गवर्नर का मतलब राज्यपाल से, जो राज्यों के राज्यपाल हैं उन्हीं की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति शासन लगता है। जब तक वो नहीं कहेंगे तब तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता। तो राज्यों के राज्यपाल की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति शासन लगेगा अनुच्छेद 356 के तहत। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, और आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, मदर टेरेसा की जन्मभूमि है। मदर टेरेसा के संदर्भ में आपको याद रखना है कि मदर टेरेसा पहली भारतीय महिला है। ठीक है, क्या है, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो मदर टेरेसा पहली भारतीय महिला है जिनको नोबेल मिला। ठीक है, क्या होगा, पहली भारतीय महिला जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, कब मिला है, तो नोबेल पुरस्कार अगर हम लोग बात करें, नोबेल पुरस्कार अगर हम लोग बात करें कि उनको नोबेल पुरस्कार कब मिला, तो आप आंसर करोगे 1979 में। मदर टेरेसा पहली भारतीय महिला है जिनको 1979 में क्या किया गया, नोबेल पुरस्कार मिला। और 1980 में अगर हम लोग बात करेंगे तो 1980 में इनको भारत रत्न दिया गया। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने भारत की नागरिकता ले ली थी। मदर टेरेसा ने क्या किया था, तो ये भारत की नागरिकता ले ली थी। ठीक है, और इनका जन्म अगर आपसे पूछा जाए जन्मभूमि कहाँ पर है, तो आंसर कर दोगे अल्बानिया। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, ए आंसर कर दोगे। मदर टेरेसा की जन्मभूमि कहाँ पर है, तो आप आंसर कर दोगे अल्बानिया में। ठीक है, ऑप्शन संख्या ए आंसर हो जाएगा। 1980 में इनको भारत रत्न दिया गया। पहली भारतीय महिला है जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया, कब, 1979 में। क्लियर है, तो ये आज का महत्वपूर्ण सेशन था। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। चैट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा है, टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए। और मैंने आपको अपना व्हाट्सअप नंबर भी दिया है, तो अगर आप व्हाट्सअप पे जुड़ना चाहते हो तो वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। कोई भी डाउट है, दिक्कत है, समस्या है, परेशानी है तो आप वहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो तभी के लिए बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी मेरे भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।